हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि हाउ टू फाइंड आउट एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम। आज से हम शुरू करने वाले हैं कि कैसे एग्रीगेट्स को सेपरेटली फाइंड आउट किया जाता है। एग्रीगेट्स मीन्स जैसे हम जीडीपी के हेल्प से एनडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनएनपीएमपी, जीएनपीएमपी, ये सब हम फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक है, किसके हेल्प से? सपोज जीडीपी के हेल्प से। आज हम देखेंगे कि जीडीपी कैसे बनती है और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इकोनॉमी में। ठीक है ना, तो आज जो हमारा टॉपिक है इसी के ऊपर डिपेंड है। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, हमको क्या फाइंड आउट करना है? एनएनपीएफसी। हमारा नेशनल इनकम क्या होता है? कौन सी वैल्यू को हम नेशनल इनकम कहते हैं? हम एनएनपीएफसी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? हमारी नेशनल इनकम कहते हैं, जो किसके ऊपर कैलकुलेट होती है? किसके ऊपर बेस्ड होती है? फैक्टर कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है ना। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ सर्टेन मेथड्स हैं जिसका यूज हम करेंगे। क्या करने के लिए? नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। हमारा पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड है हमारा इनकम मेथड और थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड कहां से आए हैं हमारे पास में? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 1 में ही था वो भी, फर्स्ट चैप्टर में, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, कितने फेजेस होते हैं हमारे? 3 फेजेस होते हैं। इन 3 फेजेस के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं? जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन 3 फेजेस के हेल्प से क्या बने हैं? हमारे 3 मेथड बने हुए हैं। दैट इज, फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड, सेकंड इज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो में क्या होता है? सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन फेजेस है। प्रोडक्शन फेजेस में हाउस होल्ड से जो हमारे फर्म्स हैं वो क्या लेते हैं? फैक्टर सर्विसेज लेते हैं। क्या लेते हैं? फैक्टर सर्विसेज। किससे लेते हैं? हाउस होल्ड से लेते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। किससे लेते हैं? हाउस होल्ड से। उसके बाद जो भी इनकम आती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस पे करते हैं? जो भी प्रोडक्शन से इनकम आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगेन वो हाउस होल्ड को कर देते हैं। किसको कर देते हैं? हाउस होल्ड को। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फिर हाउस होल्ड क्या करता है? उसको एक्सपेंस करता है। क्या करता है? अपनी जरूरत के लिए एक्सपेंस करता है। तो अगेन मनी का फ्लो किस तरफ हो जाता है? या इनकम का फ्लो फिर प्रोडक्शन के पास या प्रोडक्शन यूनिट के पास पहुंच जाता है, फर्म के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब जो हमारा इनकम है वो गोल गोल राउंड या सर्कल फॉर्म में घूमता रहता है। किसके बीच में? फर्म के बीच में। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज जिन्होंने प्रोवाइड किया उसके बीच में, और उसी का एक्सपेंडिचर अगेन हाउस होल्ड किसको कर देता है? अगेन फर्म को कर देता है। ठीक है, मींस फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो सर्कल क्रिएट होता है इनकम से रिलेटेड, उस सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमारे कौन कौन से मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड क्या है, प्रोडक्ट मेथड क्या है, इसके हेल्प से हम एनएनपीएफसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एनएनसीएफसी को फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू एडेड मेथड का किस तरीके से यूज होगा, उसके बाद हम सारे मेथड्स को मींस इनकम मेथड को और एक्सपेंडिचर मेथड को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को। इनको हम सेपरेट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले अभी वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस करेंगे कि इसके हेल्प से हम जीडीपी, एफसी कैसे फाइंड आउट करते हैं, एमपी कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इसके बाद हम अपने नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग क्या है। द मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। ये मेथड कहां से लिया गया है या किसको यूज करता है? सर्कुलर फ्लो के फेजेस को यूज करता है। किसको यूज करता है?
सर्कुलर फ्लो के फेजेस को, कौन से वाले फेजेस को, प्रोडक्शन फेजेस का इस्तेमाल करता है। ठीक है, मींस वैल्यू एडेड मेथड को हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन फेजेस है, अगर उससे क्या लिया जाए, हमारी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, आपका नेशनल इनकम मिल सकता है। किसके हेल्प से, प्रोडक्शन फेजेस के हेल्प से। ठीक है, इट शोज द वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग यूनिट। इसमें आपको किसको किसको लेना है, जितने भी वैल्यू एडिशन हुए हैं, वैल्यू एडिशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैल्यू एडिड का मतलब क्या है, लेकिन जितने भी वैल्यू ऐड किए गए किसके द्वारा, इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेजरी सेक्टर के थ्रू इकोनॉमी में उन सारे चीजों को, उन सारी इकोनॉमी एक्टिविटी को जो तीनों ही प्रोड्यूसिंग यूनिट के थ्रू की गई है उसको आपको ऐड करना है और क्या करना है, आपको जीडीपी फाइंड आउट करना है। लेकिन क्या होना चाहिए, विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, विद इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, और ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड का जो भी प्रोडक्शन होगा वो सारे प्रोडक्शंस, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं, किसने किए हैं, हमारे तीनों ही प्रोडक्शन यूनिट ने, कौन कौन सा, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी सेक्टर ने। ठीक है, उनके प्रोडक्शन को विद इन अ 1 ईयर जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया उसको आपको, उनके वैल्यू एडेड को आपको क्या करना है, सम करना है या उसका टोटल करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या है, वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ फर्म एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, क्या करना है आपको, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, हम इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या है। आपको क्या करना है, जो भी आपने आउटपुट प्रोड्यूस किया है उसमें से आप इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू एडेड मिल जाएगा। ये तो हो गया वैल्यू एडेड का मीनिंग। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स होता क्या है, ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स हमने वर्ड यूज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड बाय अदर फर्म, अदर फर्म। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो दूसरे फर्म ने यूज किया या आपने यूज किया एज रॉ मटेरियल फॉर देयर प्रोडक्ट। आपने अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या किया, दूसरे के रॉ मटेरियल को यूज किया, विच इज प्रोड्यूस बाय अनदर फर्म। मतलब जो पहले किसी और फर्म ने क्या किया, प्रोड्यूस कर लिया है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं अपने लिए एज अ रॉ मटेरियल, जो पहले से किसी और फर्म ने क्या किया है या किसी और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ने क्या किया है, उसको प्रोड्यूस कर लिया है, उसके लिए वो फिनिश गुड्स था, लेकिन आप उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो ऐसे गुड्स को जो आपने दूसरे के प्रोडक्ट को खरीदने में जो खर्च किया है, दैट इज योर इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सपोज आपने कोई स्टील दरवाजा बनाने की या स्टील डोर्स विंडोज बनाने की फैक्ट्री खोली हुई है और आप स्टील्स परचेज करके लाते हैं, उसके बाद आप उसको फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट में डिजाइन करके उसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके मार्केट में सेल करते हैं। तो जो भी स्टील आपने स्टील कंपनी से परचेज की है वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स होगी, वो आपके गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं होगी जीडीपी कैलकुलेट करते समय। जो भी आपने एडिशनली अपना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या किया है, लगाया है प्रोडक्शन में, उसी की वैल्यू को आप के लिए जीडीपी में या जीडीपी की में ऐड किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आप किसको लेंगे, सिर्फ जितनी वैल्यू एडिशनली आपने लगाई है। सपोज आपने 4000 का स्टील लाया और
विंडोज के पूरे जो प्रोडक्शन हुए उसको आप 5000 में बेच रहे हैं, तो एडिशनली आपने कितना लगाया, 1000 लगाया। दैट इज वैल्यू एडेड फॉर यू। और स्टील कंपनी के लिए कितना हुआ, 4000। मीन्स इकोनॉमी में अभी भी उसकी वैल्यू कितनी है, पूरी स्टील की वैल्यू 5000 ही है। 4000 जो स्टील कंपनी ने लगाया उसका वैल्यू एडेड, और 1000 जो आपने एडिशनली लगाया। इज इट क्लियर? ठीक है। अब वैल्यू एडेड फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो पहले आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए। क्या चाहिए आपको? पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए आपने जितनी भी सेल की है अभी तक, या फर्म ने, आपने मीन्स फर्म ने जितनी भी सेल की है उसमें से चेंज इन स्टॉक को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। चेंज इन स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। और वैल्यू एडेड निकालने के लिए क्या करना है आपको, इस फॉर्मूले पे जाना है जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। ये तो हो गया मतलब किसका, वैल्यू एडेड का। लेकिन कभी कभी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम भी अराइज हो सकती है। अगर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो डबल काउंटिंग मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू एडिशन को लेना है कि गुड्स के फाइनल दाम को लेना है। तो उससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए और कैसे हम क्या कर सकते हैं, इस डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड किया जाता, मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग क्या है। हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है और कैसे ये अराइज होता है, ठीक है। और इससे हम कैसे बच सकते हैं या इसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते समय हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट करते हैं। कौन सी वैल्यू को काउंट करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। अगर सिंगल प्रोड्यूसर है वो डायरेक्टली सारी चीजें बना लेता है और वो क्या करता है, गुड्स को मार्केट में बेच देता है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, ठीक है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के फाइनल गुड्स को अपने लिए रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करता है। तो क्या होता है कि जो उसने प्रोड्यूस किया उसका फाइनल गुड्स की वैल्यू, और जो नए प्रोड्यूसर ने फिर प्रोड्यूस किया उसके फाइनल गुड्स की वैल्यू क्या कर देती है, गुड्स की वैल्यू को मार्केट में बढ़ा देती है, या दो फाइनल गुड्स मिल जाते हैं आपको। तो दोनों गुड्स को अगर आप क्या करते हैं, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जब वन प्रोड्यूसर ए ने सपोज बी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर दिया या गुड्स सप्लाई कर दिया रॉ मटेरियल के फॉर्म में, तो उसके गुड्स की वैल्यू को इकोनॉमी में या नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है या फाइनल गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है। इसका मतलब जो भी गुड्स बी प्रोड्यूस करेगा वही वैल्यू क्या मानी जाएगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मानी जाएगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ अदर फर्म। अभी मैंने जो एग्जांपल लेके आपको बताया, ठीक है। तो हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरीके हैं, फाइनल आउटपुट मेथड है, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। अब फाइनल आउटपुट मेथड क्या है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया है एक वीट प्रोड्यूसर का, जिसके प्रोडक्ट को अलग अलग प्रोसेस से दूसरे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें भी समझ सकते हैं कि कौन सी वैल्यू को इकोनॉमी में या नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल करना चाहिए, जिससे हमको हमारा एक्चुअल नेशनल इनकम पता चले, ठीक है। फार्मर ने कितने का वीट प्रोड्यूस किया, 700 का, जो उसने फ्लोर मिल वाले को बेच दिया 700 में। फ्लोर मिल वाले ने उसको कितने में कन्वर्ट किया, आटे में, 1300 रुपीज में, और उसने बेकर को ब्रेड बनाने के लिए दे दिया, ठीक है। बेकरी आइटम बनाने के लिए 1700
1300 में फ्लोर मिल वाले ने बेकर को दे दिया, जबकि बेकर ने कितना रुपए बना लगा लिया इसमें अपना 1700 खर्च कर लिया टोटल। ठीक है, अब वो रिटेलर के पास चला गया, रिटेलर ने उसको मार्केट में कितने में बेच दिया 2000। 700 में फ्लोर मिल को बेचा फार्मर ने, फ्लोर मिल वाले ने 1300 में बेकर को बेचा, और 1700 का गुड्स रिटेलर को किसके पास से आया, बेकर के पास से आया। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि ये देखना है कि इन्होंने इंटरमीडिएट गुड्स लगाया कितना। फार्मर ने कोई इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लगाया, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है इंटरमीडिएट गुड्स की, हम एग्जांपल मान लेते, शीट्स वगैरह की वैल्यू को नहीं लेते। ठीक है, अब क्या किया, इसमें से 1300 में से फार्मर के 700 किसमें इंक्लूड है, फ्लोर मिल वाले में इंक्लूड है। तो फ्लोर मिल वाले की जेब से कॉस्ट ऑफ या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना लगा, सिर्फ 600 रुपीज लगा। इसने 700 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाया और फ्लोर मिल वाले ने 600 लगाया। उसी तरीके से बेकर वाले ने क्या किया, 1300 में किससे खरीदा था, फ्लोर मिल वाले से उसका फिनिश गुड्स खरीदा था, तो उसको अपने जेब से कितना रुपए लगाना पड़ा, सिर्फ 400 रुपीज एडिशनली लगाना पड़ा। ठीक है, इसी तरीके से रिटेलर ने भी 1700 का फिनिश गुड्स किससे लिया था, बेकर वाले से लिया था, उसको 2000 में सेल कर रहा था, तो उसको अपने जेब से कितना रुपए लगाना पड़ा 300। फाइनल गुड्स किसने, कंज्यूमर को बेचा। फाइनल गुड्स कौन है बेचने वाला, कंज्यूमर को, रिटेलर। तो आप इनको मत लीजिए। ठीक है, ये आपके नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होंगे। कौन सा वाली वैल्यू इंक्लूड होगी, सिर्फ रिटेलर की वैल्यू, जितने में वो फाइनल गुड्स बन के कंजप्शन के लिए रेडी है, किसके लिए, कंजप्शन के लिए मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज योर फाइनल आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड है, फाइनल आउटपुट। चलिए ठीक है, अगर आप इसको नहीं लेते तो आपने क्या किया, सभी का वैल्यू एडिशन निकाल लिया कि सभी ने अपने जेब से एडिशनल कितना खर्च किया, अगेन दूसरे के फिनिश गुड्स को अपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने दूसरे का गुड्स एज अ रॉ मटेरियल यूज किया है। ठीक है, तो 700, 600, 400, 300, इसका टोटल भी कितना आएगा, 2000 रुपीज आएगा। 2000 रुपीज किसके बराबर आएगा, रिटेलर के बराबर ही आएगा, क्योंकि टोटल सबने मिला के 2000 खर्च किया। देखने से तो 5700 लग रहा, उतना तो आया ही नहीं है। क्लियर है कि नहीं, सबका टोटल तो 5700, लेकिन एक्चुअल में गुड्स का जो कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस जो बन रही है वो कितनी है, 2000 रुपीज बन रही है। तो इकोनॉमी में या नेशनल इनकम में सिर्फ इसी वैल्यू को इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर है कि नहीं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स अगर दिया होगा, ठीक है, किसी भी दूसरे प्रोड्यूसर के साथ, तो आप उसको डिडक्ट कर देंगे, तो आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बच सकते हैं, चाहे आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज करें या वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हुए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करें। ठीक है ना, इसके बाद हम देखेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है और कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व करते हुए। ठीक है ना, किन चीजों को लेना चाहिए और किन चीजों को नहीं लेना चाहिए।